जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों का पार्ट फर्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों का पार्ट टू और आज हम लेकर आए क्रांतिकारी गतिविधियों का पार्ट थ्री। वैसे तो आप देखेंगे कि जहाँ तक इस बात का जिक्र किया जाता है कि क्रांतिकारी संगठन तो बहुत सारे थे, तो हम किन क्रांतिकारी संगठनों का अध्ययन करें और क्यों करें। तो हम यहाँ पर उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं जिनका संबंध कमीशन की एग्जामिनेशन से होता है। हम उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं जिन चीज़ों का संबंध डायरेक्ट हमारी परीक्षा से, जो हमारी परीक्षा के टॉपिक्स हों। अब हम हमेशा कहा करते हैं बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा करने के बजाय जितना भी पढ़ें वो बहुत अच्छा और बहुत बिंदास तरीके से पढ़ें। जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसका बेस हमने बनाया है, आपको कई बार बता चुका हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स का। और जो कुछ भी हम यहाँ लिखा और पढ़ रहे हैं वो आपकी परीक्षा के डायरेक्ट सवाल बनेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, कल हमने प्रथम चरण पढ़ा था फर्स्ट में, जिसमें 1897 से लेकर 1915 तक आए। सेकेंड में हमने पढ़ा था 1915 से लेकर 1929 तक आए थे। कुछ घटनाएं जो 1929 तक छूट गई थी उनको हम फिर से ले लेंगे और हम आगे बढ़ चलेंगे और आज हम 1947 तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम घटनाओं का जिक्र शुरू करेंगे। तो आज हम क्रांतिकारी गतिविधियों का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों में जो महत्वपूर्ण थे वो, और महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी संगठन थे पार्ट वो, तो वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। कई लोगों का कमेंट आया कि सर इस कोरोना के चक्कर में हम लोगों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसे आपका जवाब नहीं होगा, ना ही आप दे पाएंगे। जब आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो एक बार भी आप पानी पीने के लिए उठते हैं, और उठते हैं तो उसको पॉज करके जाते हैं कि कहीं छूट ना जाए। लेकिन जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप कितनी बार पानी पीने जाते हैं, कितनी बार बोर होते हैं, कितनी बार थकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिस रुचि के साथ आपने 3 घंटे की फिल्म देखी थी, उस रुचि उस लगन के साथ आपने अपना भविष्य नहीं देखा। आप फिल्में देखते हैं, हम भी देखते हैं, और हम सबको फिल्म देखना चाहिए, लेकिन उतनी ही रुचि अपने भविष्य के लिए भी होनी चाहिए। जिस तरह पागलपन उस मूवी में क्लाइमैक्स होता है, बस ये क्लाइमैक्स आपके जीवन में भी है। आने वाला समय आपके लिए बहुत कीमती हो रहा है और वो समय अभी यूज़ करने का है। ये वो समय है जब आप फिल्म के रूप में अपने ये पूरी तैयारी कंप्लीट करके रख लें। फिर आप रोएंगे हमका समय नहीं मिला। इतना ज़्यादा 6 महीने का समय दिया प्रकृति ने आपको, अभी भी समय नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। आप हमेशा वो काम करना चाहते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, और आप सफल तब होंगे जब आप वो काम करें जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। और ध्यान रखिए, जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे जिसमें आप बने कुएं के अंदर, तब तक आप सफल नहीं होंगे। झूठ बोलिएगा। मेरा काम जगाना है और आपका काम और जगा के मानूंगा। विश्वास रखिए, आप जगेंगे और एक दिन अपने नेम प्लेट के आगे कुछ लिखेंगे। इतना तो निघस में हूँ। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम कभी प्रोफेशनल होकर बात आपसे नहीं करते, और जिन्हें प्रोफेशनल बनना है वो सारी दुकानें खुली, आप चले जाइए। हमें आवश्यकता नहीं। मेरे पास 250-300 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, कोई शिकायत नहीं। और उनमें से 10, 20, 25 से बहुत खुश हूँ जो दिन रात अपनी लगनशीलता के साथ लगे। वो कभी बहाने नहीं बनाते कि आज मेरा ऐसा था, आज मेरा। हाँ, उतार चढ़ाव होना जीवन का फलसफा है, हर किसी के जीवन उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इसका मतलब रुक जाना नहीं। इसलिए रुकिए नहीं, बढ़ चले। जिस इंटरेस्ट के साथ मूवी देखते हो ना, आज के बाद उसी इंटरेस्ट के साथ 7 बजे का इंतजार किया करिए कि 7 बजे आज क्या मिलेगा। कूड़ा इकट्ठा करने के बजाय कोई एक पागल है जो मुझे मैटर मतलब का देता है जिससे परीक्षा हो सकती है। मुश्किल से 8 से 10 बिंदु 20 बिंदु आज आपको हम रोज देते हैं। आप 3 घंटे की मूवी याद कर लेते हैं और डायलॉग्स के बारे में रास्ते में खूब चर्चा करें, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप नहीं याद कर सकते फॉरवर्ड ब्लॉक ने क्या किया, आप नहीं कर सकते लाहौर षड्यंत्र में क्या था, कानपुर केस में क्या था, पेपर सिल्क मेल में क्या था, क्या घटना थी 1911 में, 1912 में, 1915 में, 1916 में, 1917, 18, 19, 20 में। नहीं रख सकते। आप डायलॉग रट सकते हो क्योंकि उसमें रुचि, अरे यार इसमें रुचि पैदा क्यों नहीं कर लेते, अपना भविष्य बना लीजिए। चलिए, काफ़ी ये लेक्चर आपके लिए ज़रूरी था, कारण कि नीचे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोगों का आया था कि सर थक गए पढ़े, थक नहीं गए, रुचि नहीं क्रिएट कर पाए। चलिए, मेरा काम था जगाना। जगिए ना जगिए, चॉइस इज़ योर्स। फिर भी मैं हमेशा आपसे वादा करता हूँ, मैं जगा के मानूंगा। आइए अपने टॉपिक पे। हम लोग अभी तक पढ़े हैं 1928 तक की घटनाएं हम कल आप तो पढ़ा चुके थे, जिसमें सैंडर्स की हत्या 1929 में हुई।
और उसके बाद बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद असेंबली में बम फेंका गया। आपको अच्छे से पता है, असेंबली बम कांड के बाद जतिन दास से 60 दिन बाद उनकी मृत्यु होती है। क्रम से चल रहा हूँ, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं हमने। उसके बाद हम आते हैं सीधा कहाँ पर, आज 1929 के आगे बात करते हैं। इतना तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज बात करते हैं किसका, मेरठ षड्यंत्र केस का 1929 to 33, 1929 से लेकर 1933 भी। आप कहेंगे सर इसमें तो गोलमेज सम्मेलन भी है, तो क्या गोलमेज सम्मेलन क्रांतिकारी गतिविधि थी क्या? गोलमेज सम्मेलन क्रांतिकारी नहीं, राजनीतिक कार्यविधि थी, इसलिए उसे हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल क्या क्या लिखा, भारत में क्रांतिकारी संगठनों का इतिहास पार्ट 3, तो हम उन्हीं बात करेंगे ना। कि आप बीच में कहने लगे सर लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन तो हमारा टॉपिक ही नहीं है यार। अभी तो हमारा है केवल क्रांतिकारी संगठनों का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या कि भारत में धीरे धीरे, आप याद करिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था लेनिन का प्रभाव भारतीय क्रांति में आया। उसी प्रकार कम्युनिस्टों का, माओ से तुंग जो था चाइना का, उसके भी, उसके प्रयासों का, उसके विचारों का, या यूँ कहें कि यूरोप में कम्युनिस्टों का उदय, या यूँ कहें कि कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति का अभ्युत्थान और उसके द्वारा दिए गए विचारों के बाद एक नई क्रांति कम्युनिस्टों की आई। अब तो कम्युनिस्ट कौन है सबसे बड़ा, जो बिगिनर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कम्युनिस्ट कौन होते हैं। ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट का मतलब साम्यवादी होता है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो संसाधनों पर सभी का बराबर हक मानते हैं, वो हो किसी का। जबकि डेमोक्रेसी ये कहते हैं संसाधनों पर उसी का अधिकार है जिसका है। और कम्युनिस्ट कहा करते हैं नहीं, प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, सबको बराबर अधिकार है। तो अब भारत में कम्युनिस्टों का एक वर्ग आया जो मज़दूरों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे पूरी दुनिया में। ध्यान से सुन लीजिएगा, मज़दूरों के खिलाफ का मतलब, अब बताइए एक आदमी कंपनी खोलता है, कंपनी खोलने के बाद 5 लाख रुपए में कंपनी खोलता है और 2 वर्ष बाद 5 करोड़ का मालिक हो जाए, मजदूर वहीं का वहीं रह जाता। सही है या नहीं है? तो ग्रोथ तो मालिक ने करी ना, मजदूर का क्या किया? तो ये मजदूर कहाँ जाएंगे? क्रांति करेंगे, आप ही के रखे हुए पैसे पे डाका डालेंगे। यही है कम्युनिस्ट पार्टी का उस समय का बेस, कि दुनिया के मजदूरों उठो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, और खोने के लिए केवल ये बेड़ियां हैं जो तुमने हाथों में जकड़ रखी। तोड़ो इन बेड़ियों को, सारा संसार तुम्हारा है। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा भारत के मजदूरों में भी आई। और ये मजदूर कहाँ से आए? अरे भैया, जो लोग विश्व युद्ध में लड़ने में गए थे, एक वर्ग तो तैयार था ना युद्ध लड़ने। कौन गया होगा? 40 साल का लड़का, 40 साल का व्यक्ति, 35 साल का व्यक्ति ना जी। युद्ध लड़ने उस समय 11 साल से लेकर 25 साल के लोग गए होंगे। 1919 में युद्ध खत्म हुआ, 10 वर्ष ही हुए हैं अभी। यानी जो 20-25 साल का लड़का और 30-35 का भरी जवानी का लड़का हो गया, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसको गाँव वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सब इकट्ठा होगा। और देखिए उसकी घटना क्या होती। मेरठ षड्यंत्र केस में 20 मार्च 1929 को कम्युनिस्टों पर एक केस हुआ। और इस कम्युनिस्टों को इकट्ठा करने का काम क्या था? मुजफ्फर अहमद ने, जो व्यापार संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो उनके व्यापार चल रहे थे, उन व्यापारों में अपना अधिकार मांग रहे थे। और उन अधिकारों में कुछ लोगों को टारगेट किया गया कि ये ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और उसमें मुजफ्फर अहमद वह व्यक्ति था जिसे सबसे कड़ी सज़ा उस समय की दी गई, जैसे काला पानी कहा जाता था। और इनको आजीवन कारावास और काला पानी इनके ऊपर किया गया कि आपको ये आपको यातना के रूप में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मज़दूरों को इकट्ठा कर रहे थे उनके अगेंस्ट में। तो इस प्रकार इस केस को कहते हैं मेरठ षड्यंत्र केस। और इस कम्युनिस्टों का जब इनकी मुजफ्फर अहमद की मृत्यु होती है, तो ये कम्युनिस्ट हावी हो जाते हैं असेंबली में, क्योंकि इनके भी लोग प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। तो वहाँ पर जिसमें असेंबली में बम कांड हुआ था, तो याद होगा ट्रेड बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल 2 पर चर्चा हो रही थी। जब वहाँ पर बम फेंके गए तो पब्लिक सेफ्टी बिल को इन्होंने कूड़ा में फेंक दिया कि हम जनता की सेफ्टी के लिए कोई बिल नहीं लाएंगे। इन लोगों ने ही पब्लिक सेफ्टी बिल पास नहीं होने दिया। ध्यान रखिए, इन लोगों ने पब्लिक सेफ्टी बिल, क्योंकि उसमें इतनी धाराएँ थी जो रोलेट एक्ट को बार बात कर देती, यानी रोलेट एक्ट किनारे हो जाता, इतना बुरा था। आप समझ में आया मेरी बात? तो कम्युनिस्टों का एक वर्ग हावी हो गया असेंबली में, और उसी में इसी केस को कहा जाता मेरठ षड्यंत्र केस। 1934 में मुजफ्फर अहमद को क्या हुआ? आजीवन कारावास और काला पानी की सज़ा दी गई। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाना शुरू करूँ और ग्राफ पे आ जाता हूँ।
चलिए आगे आते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1934 में एक समय आता है जब भारत में कोई भी आगे आने को तैयार नहीं। क्यों? गांधी जी मजदूरों के साथ आने को खड़े नहीं हुए, तो इन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा गया, एलिट वर्ग कहा गया कि गांधी जी और इनकी पूरी कांग्रेस तो एलिट वर्ग का यानी भ्रांत वर्ग का, बड़े लोगों का समर्थन कर रही है। इसलिए गांधी जी भी बुर्जुआ वर्ग के समर्थक हो गए। तो उनके ऊपर इस समय पूरी जनता इन पर आक्रोश कांग्रेस और गांधी जी पर व्यक्त कर रही थी। तो उस समय को विंटर रेस कहा जाता है, या उसी समय को बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधित्व या नेता घोषित किया गया है। किसको? गांधी जी को। कहेंगे सर इसकी आवश्यकता क्या है? आपसे कमेंट लिखने को आता, टिप्पणी लिखने या कि भारत में राजनीतिक वन्य देश काल माने जहाँ पर भारत जैसे राम जी गए थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, वैसे ही वन्य देश काल माने यहाँ की जनता ऐसे हो गई जैसे उसका कोई पिता ही नहीं, उसका कोई संरक्षक ही नहीं। यस, तो हुआ क्या कि यह काल कहलाता 1934-35 का समय जो था, जिस समय भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आके तैयार हुआ था, इसे विल्डरनेस कहा जाता है या इसी को कहा जाता है वन्य देश काल। इसी समय गांधी जी को बुर्जुआ वर्ग का नेता घोषित किया गया था। ठीक, अब चलिए देखिए 1929 में हमने आपसे अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ, 1934 में जाकर समापन होता है। 1930 में रिपब्लिकन पार्टी की, इंडियन रिपब्लिकन पार्टी का गठन होता है। कहाँ? 1930 में चटगांव बंगाल। कहाँ पर है चटगांव? चटगांव है वेस्ट बंगाल, वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है चटगांव। वहाँ पर ये गठन किया गया। IRP जिसे कहते हैं इंडियन रिपब्लिक पार्टी, IRP का गठन होता है, इंडियन रिपब्लिक पार्टी 1930 में चटगांव में। और वहाँ पर उसके संस्थापक होते हैं सूर्यसेन। इनका उपनाम है सूर्यसेन का मास्टरदा। क्या नाम इनका? मास्टरदा, क्योंकि पेशे से ये शिक्षक थे। तो मास्टरदा या सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1930 में की। देखिए HRA बना तो काकोरी कांड हुआ, HSRA हुआ तो सैंडर्स की हत्या हुई। अब ये हुआ तो देखिए क्या हुआ। देखिए जब IRP की स्थापना होती 1930 में चटगांव में, तो सूर्यसेन ने अपना उद्देश्य क्या बनाया कि सशस्त्र रूप से साम्राज्यवाद को समाप्त करना, यानी बंदूक गोली ताम उठाओ और इस साम्राज्यवाद दमनकारी समाज को क्या कर दो? ख़त्म कर दो। और शस्त्र उठाने का मतलब है कि सीधा ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट लड़ाई लड़नी। क्या हुआ जरा देखिए कि 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष और 6 लोगों ने मिलकर, देखिए किसी भी युद्ध लड़ने के यहाँ 2 तरीके हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला तरीका ये है कि आप आरोप प्रत्यारोप और पेपरबाजी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, हम हमेशा आपसे एक चीज़ पढ़ाते और समझाते हैं कि शिक्षा रूपी सिंघनी का दूध जो कोई जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ज्ञान जितना ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे आप उतने काबिल और उतने बेहतर बनेंगे। तो शिक्षा रूपी सिंघनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो ज्ञान की परसीमाओं के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप शास्त्रों के साथ चलें, शास्त्रों माने बुक्स के हिसाब से या आदर्श के हिसाब से चलें या लिखी पढ़ी बातों के हिसाब से चलें। दूसरा, जब ये बातें समझ में ना आए तो क्या करें? ध्यान रखिएगा, कभी कभी अत्यधिक सीधापन भी आपकी कमजोरी का प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो अगर किताबें आपको कमजोरी लगने लगें तो किताबों के अंदर रिवाल्वर रखने में भी देर नहीं लगती। यस, उधम सिंह ने जब हत्या करी थी किसकी, जनरल डायर की, तो याद होगा उन्होंने किताब काट कर रिवाल्वर उसके अंदर रखी थी और फिर उनको गोली मारी थी। याद है ना? यस। किसी ने कमेंट किया था सर उनका गला काटा था या गोली मारी थी। कोई स्टूडेंट्स हमें कमेंट में पूछा था, तो क्योंकि नेशनल यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो तो इस पर समझ लीजिए, मारी तो गोली थी लेकिन जब वो गिरा था तो उसकी बहुत बुरी दुर्दशा करी गई थी। उस पर चर्चा नहीं करते। आते तो हुआ क्या कि यहाँ इन लोगों के अंदर एक था अग्रेसिवनेस कि भारत में इतना विल्डरनेस हो गया, वन्य देश काल से शांत पड़े सब और ब्रिटिशर्स मौज कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक आक्रोश आया। लेकिन आक्रोश के लिए सच चाहिए ना, मारोगे किससे? तलवार चाकू से नहीं चल पाइएगा, वो गोली मारेंगे आप टेप बोल जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के ही जो शस्त्रागार उन्हें लूट लें, और इसी को कहते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट। मास्टरमाइंड
कौन है? मास्टर माइंड ही बोल रहा हूँ। तो मास्टर सूरसेन दा इसके प्रोजेक्ट यूँ कहें कि डायरेक्टर हैं फिल्म के चटगांव सस्सागार लूट के, जिसमें गणेश घोष और 6 लोग मिलकर पूर्वी सस्सागार को लूटते हैं चटगांव में, और उन्हीं के साथ लोकीनाथ बाउल और 10 लोग मिलकर पश्चिमी भाग को, एक पूर्वी भाग को लूटते हैं, पश्चिमी भाग को। लेकिन कहीं से ब्रिटिशर्स को इसकी खबर मिल जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ब्रिटिशर्स की संख्या छावनी में कम थी। ये शस्त्र लूट तो लिए गए, लेकिन उसकी जो आर्मरी थी, आर्मरी मीन्स माने आप बंदूक चलाएंगे तो गोली होइए ना, चाहिए ना, आप अगर आपको तोप मिल गई है तो गोला चाहिए ना। इन्होंने आर्टिलरी तो दी, यानी शस्त्र तो मिले, लेकिन उसके लिए अन्य चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, यानी गोला बारूद उपलब्ध नहीं थे, वो सब गायब हो चुके थे। तो इनके पास शस्त्र तो हो गए, लेकिन शस्त्र चला रखने का कोई मतलब नहीं था। इस शस्त्रागार लूट को भारत में बहुत तेज़ी से एक नवयुवकों को एक जोश बना, तो जहाँ जो पाया वहाँ लूटना शुरू कर दिया था। यस, तो इस प्रकार दूसरी टीम ने लोकीनाथ के साथ मिलकर 10 लोगों ने मिलकर शस्त्रागार लूटा पश्चिमी भाग में। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तो होना था, ये तो स्वाभाविक है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं तो गिरफ्तार तो होना ही होगा। हुआ क्या, 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई। किसको? मास्टर दा को। और इनका सहयोग सूरसेन का कर रही थी प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। पेपर में बहुत आया, क्या पूछता है? प्रीतिलता वाडेकर का संबंध किस क्रांतिकारी गतिविधि से है? तो चटगांव शस्त्र लूट से। कल्पना दत्त का संबंध किससे है? तो चटगांव शस्त्रागार लूट से। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया था? जो शस्त्र वहाँ से लूट कर लाए गए थे वो इन्हीं के पास सहेज कर रखे गए थे, और ये दोनों शेरनियाँ इन शस्त्रों को छूने तक नहीं दी जब तक जिंदा रहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये प्रीतिलता जो थी ये बहुत ख़तरनाक थी। ये रूप बदलने में बहुत फेमस थी। इतनी जल्दी रूप बदल लेती थी कि ब्रिटिशर्स को एहसास नहीं हो पाता था कि ये कौन है। और कल्पना दत्त में सबसे था फुर्ती इतनी ज़्यादा, कहते हैं बंगाल के लोग वैसे भी बहुत फुर्तीले होते, तो वहाँ एज ए टाइगर कल्पना दत्त को स्वीकार किया जाता था कि बहुत फुर्तीली थी, पलक झपकते ही इस पार से उस पार मार कूट के निकल जाना। तो ये 2 महिलाओं का योगदान चटगांव से, ध्यान रखिएगा पेपर बहुत सारा आता है कि कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर का संबंध किस क्रांतिकारी गतिविधि से, तो ध्यान रखिएगा चटगांव शस्त्र लूट से। मुझे लगता है इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। हम लोग 1933 1934 तक आ चुके हैं। आप कहेंगे सर आगे की घटना है, तो आगे 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा, और उसके बाद भारत में लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्यों? ब्रिटिशर्स मानेंगे नहीं और हम मनवाएंगे ज़रूर, उसी में लड़ाई होगी, कांग्रेस फिर से लड़ेगी। अब सुभाष चंद्र बोस का पदार्पण होगा। क्यों भाई? कांग्रेस अपने उद्देश्यों से भटक रही है। क्यों? सबको पद की लालसा हो गई, किसी को नहीं मतलब कि देश का क्या हो रहा। इस समय एक व्यक्ति उभर कर आए और उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और इस समय सही बात कही जाए तो गांधी जी का जो लोकप्रियता थी वो घट गई थी। कांग्रेस जो अपने उद्देश्य थे वो खो बैठी थी, या यूँ कहें कि नैरेटिव माइंड में चली गई थी, वो निराश हो गई थी, उसका कुछ कराधारा नहीं हो रहा था। तो इस समय एक ऐसे दल की आवश्यकता थी जो आकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके, जो स्वार्थ से परे हो। कांग्रेस इस समय स्वार्थी, निसंकोच स्वार्थी। उदाहरण दिखा रहा हूँ थोड़ी देर। तो इस प्रकार बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इसलिए की गई, ध्यान से सुन लीजिएगा वास्तविक उद्देश्य, क्योंकि कांग्रेस जो मुख्य कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सी? 24 अक्टूबर 1885 वाली, वो अपने लक्ष्य खो बैठी थी। तो सबको ये आवश्यकता हो रही थी कि एक ऐसे दल का निर्माण किया जाए जो वास्तविक लक्ष्य लेकर चलें, और वो दल बनाया गया अक्टूबर 1934 में। कौन सा? बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अब जब समाजवादी शब्द जुड़ जाएगा कांग्रेस के साथ, तो ऐसे लोग जुड़ेंगे जो समाज में सामान बंटवारे की बात करेंगे। और स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी के जो जनक हैं, आप अच्छे जानते हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। आज जो यूपी में गवर्नमेंट चल रही थी, इससे पहले सपा गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी के जो जनक हैं वो जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे थे। आप अच्छे जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसके बाद 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसे जयप्रकाश नारायण ने बनाया, और इनके साथ आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल थे। यानी 2 लोगों ने मिलकर, सही शब्दों में कहें, कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण ने कर दी। उद्देश्य आप अच्छे जानते हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही थी, तो एक ऐसे दल की आवश्यकता थी जो क्रांतिकारियों को संरक्षण दे और आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर एक और घटना है। गांधी जी ने, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाने के लिए इरविन से कोई बात ही नहीं करी थी
चाहते तो कर सकते थे। इस बारे में बात करेंगे आगे आपसे कि फांसी, भगत सिंह को फांसी, एक अलग से वीडियो बन ही रहा है। तो वो लोगों के अंदर आक्रोश हो गया गांधी जी को लेकर के, चाहते तो नवयुवकों को बचा सकते थे। इसलिए गांधी की लोकप्रियता घटी, कांग्रेस अपना अस्तित्व तो खोई और एक नई कांग्रेस जिसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था उसका गठन हो गया। समझ में आ गया ना भैया। अब क्या हुआ कि इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इसको जो आज कांग्रेस के बहुत बड़े भक्त हैं उनको ज़रा देखिए। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, ध्यान से सुनिएगा, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हो रहा है और इसका समर्थन कौन कर रहा है जरा देखिए। एक कर रहे हैं JL नेहरू और दूसरे कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। अब जरा गौर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस का तो करना स्वाभाविक है, वो गरम दल के व्यक्ति हैं, स्वाभाविक। ये नैरेटिव माइंड है, उदासीन, न इसमें न उसमें, न दरे में न छरे में, तो इनका कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ, ध्यान सुन लीजिएगा, हो सकता है आप इसको बुरा मान जाए। जवाहरलाल नेहरू इस समय ऐसे खड़े हैं कि ये बेहतर हुई तो इसमें चटक जाऊंगा और ये बेहतर हुई तो मैं इसके चटक आऊँगा, और अंत में जब इसका समापन होता है, अभी दिखा रहे कैसे समापन होता है, जब इसका समापन होता है तो ये जवाहरलाल नेहरू इस पर चटक इस पे आ जाते हैं, और बाद में भारत आज़ाद होने तक आपको अच्छे से पता हो क्या बन जाते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो अप्रत्यक्ष समर्थन पेपर में पूछा गया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अप्रत्यक्ष समर्थन किन 2 व्यक्तियों का मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर ये समाप्त हुई तो हम इसमें कम से कम पद स्थापित हो जाएंगे, अगर ये समाप्त हुई तो हम वह खुले तौर पर तो हम इसी में है ना, अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं, अगर ये समाप्त हो जाएगी तो हम इसमें आ जाएंगे, नहीं समाप्त होगी नहीं, चटक आएंगे। हुआ यही, ये समाप्त हो गई। ध्यान से देखिए हुआ क्या, जब इसका समापन होता, समापन क्यों होता वो भी समझ लीजिएगा। समापन इसलिए होता है, इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, तो कांग्रेस के उद्देश्य तो प्राप्त हो गए ना, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो नेहरू जी की अध्यक्षता में काम चल ही रहा था। तो जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, इसका काम खत्म हो जाता है, कांग्रेस फिर लीड करने लगती, जवाहरलाल नेहरू यहाँ आ जाते, सुभाष चंद्र बोस उधर ही रह जाते। देखिए क्या हुआ, जब भारत में 1935 शासन अधिनियम आता तो 4 वर्ष तक तो उहापोह की स्थिति रही। 1939 में अब विवाद गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के बीच बढ़ा, क्योंकि गांधी जी उदारवादी दृष्टिकोण रखे हैं और सुभाष चंद्र बोस खून के बदले खून वाला, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस नारे पे काम कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, तो एक है, ले भैया इधर थप्पड़ मार लो, इधर वाला कर देंगे, इधर मारोगे इधर वाला कर देंगे, और सुभाष चंद्र इधर मारोगे तो लात मारेंगे, उधर जाके गिरोगे, तो स्वाभाविक इनके विचार नहीं मिलेंगे। सही बात है ना। तो हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस ने अलग से, जब गांधी जी से अनबन हुई, कब, त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन में आपको अच्छे से पता है, पट्टाभी सीतारमैया जो कि उस समय दल पे थे, वो चुनाव होता है, गांधी जी उनको समर्थन करते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और जब वो हार जाते हैं तो गांधी कहते हैं मेरी स्वयं की हार है, व्यक्तिगत हार है, तो बापू का अपमान ना हो, इसलिए सुभाष चंद्र बोस पद से इस्तीफा दे देते हैं। और उसी अधिवेशन की बाद उन्हें गुस्सा आता, गुस्सा होना स्वाभाविक है क्योंकि गांधी जी प्रोवोक कर रहे थे उनको, और वो हार गए। तो इसका अच्छा, गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया हारे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन क्योंकि गांधी जी का समर्थन प्राप्त था और हारे थे, इसलिए इसका मतलब गांधी की लोकप्रियता इस समय घटी और सुभाष चंद्र की लोकप्रियता बढ़ी। इसीलिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक माने आगे बढ़कर कुछ करने वाले लोग, मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। क्यों? मार्च 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में इस्तीफा देने के बाद। समझ में आ गया। तो इस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस आगे आए, गांधी जी को फिर महसूस हुआ, तो 1942 में 1942 में 39-40 चल ही रहा है, 42 में गांधी जी लेकर आते हैं करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन। हम उसकी बात आगे करेंगे। तो आप बात करते हैं इसी समय 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी का गठन होता है। कहाँ पर? बंगाल में। ध्यान से सुन लीजिएगा, भारतीय बोल्शेविक पार्टी। आप कहेंगे सर ये बोल्शेविक पार्टी क्या है? आपको मैंने कल पढ़ाया था नेक्स्ट वीडियो में कि रूस में लेनिन के आधिपत्य में या लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर साम्यवादी दल था, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, या वो लोग कम्युनल होकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। लेनिन जीत रहा था कुल मिलाकर अपने विचारों से, तो बोल्शेविक पार्टी वहाँ पर हावी हो रही थी। तो उन्हीं के विचारधारा लेकर भारत में
एन दत्त मजूमदार ने बंगाल में 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना करी 1939 में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन पेपर में मैच कराने में आता था, पूछा आपसे कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने करी, तो 1939 में बंगाल में एन दत्त मजूमदार, नरेंद्र दत्त मजूमदार ने की थी। ठीक, और इसी के बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ध्यान रखिएगा, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 से बनती है, जिसे बनाते एम.एन. राय। यानी 1939 कहाँ गया, 1940, अगला नेक्स्ट आएगा 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में एम.एन. राय बनाते हैं। और स्वाभाविक है, ये रेडिकल का मानना होता है असामाजिक तत्व या लड़ाई झगड़ा करने वाले तत्व, तो ये फूल बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये छाउन छोटा करने वाले लोग हैं। तो कुल मिला के एक चीज़ हमने देखी कि भारत में क्रांतिकारी संगठनों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा, और उसी इतिहास में ये इतने सारे क्रांतिकारी दलों के बारे में हमने आपको पहुंचाया। अब कहेंगे क्या सर इसके बाद क्रांतिकारी दल समाप्त हो गए? नहीं, क्रांतिकारी दल नहीं समाप्त हुए, क्रांति करने का तरीका बदल गया। क्योंकि गांधी जी के करो या मरो या भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि अब जनता एक हो चुकी थी, और जब जनता एक हो, किसी के नेतृत्व में आगे सामने खड़े होने को तैयार हो, तो स्वाभाविक है लोग उसके सामने में आते हैं या उसके परछाई के नीचे अपना आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो 1942 में गांधी जी एक नए रूप में आ जाते हैं, और वो नया रूप क्या था, जनता को समेटना। क्योंकि इस समय गांधी पूरा भारत खूब घूम लिए थे, तो जनता से उनका अटैचमेंट खूब हो गया था, और जब अटैचमेंट खूब हुआ तो जनता उनके बैनर तले फिर खड़ी हो गई। और यही कारण था, इसके बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं वो मंद पड़ गईं, क्योंकि अब क्षेत्रीय नहीं, अब राष्ट्रीय बात होने लगी। तो गांधी जी का एक नया व्यक्तित्व सामने आता है 1942 से। यही कारण है कि यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों पर विराम लगता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, मैं आपको बताऊँगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, कि करो या मरो की जगह करो या मारो शब्द यूज़ कर लिया गया, और वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। बहुत बुरी स्थिति हुई 1942 में, उसके बाद 1945 में, 1946 में, फिर 1947 में। लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारी क्या कर दी गई, दबा दी गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी 3 वीडियो में हमने आप तक पहुँचाया। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था 1897 से लेकर व्यापार मंडल से लेकर 1915 तक, जहाँ पर हमने देखा था भारत में कि सूरत अधिवेशन का समापन और किस प्रकार पार्टियां आपस में मिलती हैं। 1917 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार रोलेट एक्ट आता है, 1918 में बिल बनता है, 1919 में लागू होता है। इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आती है, इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, असहयोग आंदोलन आता है, असहयोग आंदोलन वापस होता है, आप अच्छे से पता, खिलाफत आंदोलन असहयोग वापस होता है, और इसी के कारण 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। और हमने यहाँ से फिर आज से हमने शुरू किया, 1928 में सैंडर्स की 29 में हत्या होती है, और 29 से लेकर आज हम आ गए कहाँ तक, 1940 1942 तक। लेकिन इसके बाद अब क्रांतिकारी दल हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं रहीं जो आगे क्रांति का हिस्सा बनती रहीं। तो अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। जैसे हम लेकर आएंगे पूना समझौता, हम लेकर आएंगे तीनों गोल में सम्मेलन, हम लेकर आएंगे भारत छोड़ो आंदोलन, हम लेकर आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी अब हम एक एक बिंदु लेकर आएंगे। अभी तो मैं पूरी घटनाओं का प्रक्रम आपके साथ बनाकर ले आया, तो अब एक एक बिंदु लेकर आएंगे। एक दिन में टॉपिक छोटा होगा, अच्छा होगा। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तो एक टॉपिक होगा, उस पर हम बात करेंगे। असहयोग आंदोलन जो हम टॉपिक बना चुके हैं, हम बात करेंगे पूना समझौता, हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता, हम बात करेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम की। तो एक टॉपिक लाएंगे, उस पर डिबेट करेंगे, एक टॉपिक लाएंगे, उस पर डिबेट करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियाँ यहाँ पर हमको रोकनी पड़ रही हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज के बाद 7 बजे जिस प्रकार आप मूवी का वेट करते हो कि आज ये वाली मूवी आ रही, या सास बहू वाले सीरियल में क्लाइमेक्स में जाकर वो रोक देता है, क्या बढ़िया डायरेक्टर होते हैं। ऐसी जगह रोकेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो एक दिन ढंग से खाना भी नहीं खाती, कल पता नहीं क्या होगा। इतना चार्मिंग है आपको उस धारावाहिक के लिए जिससे आपको कुछ मिलना नहीं, और जिससे मिलना है उसका वेट आपको नहीं रहता। मैं देखता हूँ लाइव क्लास में जब मैं रहता हूँ और मैं देखता हूँ कमेंट्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग, 110 120 लोग आते हैं, और सैकड़ों की संख्या में आप बाद को उसको वीडियो को देखते हो। इसका मतलब है कि आपको वेट नहीं रहता 7 बजे का, पागलपन नहीं रहता 7 बजे का। आज क्या नया सीखने को मिलेगा, आज क्या जानने को नया मिलेगा, इस प्रकार आप उस पिक्चर के लिए दीवाने हो जाते हो। इसलिए कृपया करके आज के बाद अगर आपको लगता है आपके भविष्य के प्रति आप रियल में कॉन्शियस हैं, कुछ लोगों को नहीं कह रहा, कुछ को तो उनको तो सल्यूट करता हूँ कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत तो शायद हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे।
लेकिन आपके साथ जो लोग इसको ये मानते देख लेंगे, इसका मतलब है अभी 3 घंटे की पिक्चर में आपका मन है, इन 30 मिनट में आपका मन नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो 3 घंटे हो सकता है आपका भविष्य बदल दें, बिल्कुल बदल देंगे, चट्ट चट्ट में आ जाओगे, लेकिन ये 30 मिनट आपका सब कुछ बदल सकते हैं। आपको बदल सकते हैं, आपका व्यक्तित्व बदल सकते हैं, आपके सोचने का ढंग बदल सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।